बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो पहले लेक्चर्स में हम लोग 11वें बाब के 2 सवाल कर चुके हैं। आज हम लोग वक्ती कमा के बाब 11वें का तीसरा सवाल करेंगे। जी बेटा, तो तीसरा सवाल है ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों अहम है। हमने सबसे पहले में लेक्चर में पढ़ा था कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है कि एक ऐसा मुनासिब रास्ता जो हम सड़क पार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। आज ये क्वेश्चन है कि ये अहम क्यों है। जी बेटा, हादसात से बचने और सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का होना ज़रूरी है। जी बेटा, जब हम एक मुनासिब रास्ते पर चल रहे होंगे तो हादसात में भी कमी आएगी और हम सड़क भी आसानी से पार कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग लेक्चर याद भी कर रहे होंगे और लिख भी रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने 12वें बाब के सवालात किए हैं। आज हम लोग 12वें बाब की मश्क करेंगे। जी बेटा, सवाल नंबर 1 है दुरुस्त इंतखाब पर टिक का निशान लगाएं। अगर हम बीमार हों तो डैश के पास जाते हैं। जी बेटा, आप लोगों को भी पता है हम बीमार हों तो क्या हम लोग प्लम्बर के पास जाते हैं? नहीं, हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं। प्लम्बर का काम क्या होता है? पानी का सारा सिस्टम देखना। ठीक है, अगर घर में कोई कहीं जगह पे पानी की लीकेज हो जाए तो वो उसको ठीक कौन करता है? प्लम्बर। तो अगर हम बीमार होंगे तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। दूसरा है मिलजुल कर रहने से डैश में इजाफा होता है, नफरत या प्यार। हाँ जी, अगर हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के साथ चीज़ें भी शेयर करेंगे तो क्या हम नफरत करेंगे? नहीं, हम प्यार करेंगे। तीसरा है हमारे जूते डैश बनाता है, ममार या मोची। जी बेटा, आप बताएं मोची बनाता है या ममार? मोची बनाता है। ममार का काम क्या होता है? घर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का गलत फिक्रात के सामने क्रॉस और दुरुस्त पर टिक का निशान लगाएं। हम घर में बहन भाइयों के साथ बैठकर गपशप कर सकते हैं। जी, तो ये दुरुस्त है या गलत? दुरुस्त। बिजली का काम प्लम्बर करता है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि प्लम्बर का काम पानी को ठीक करना होता है जबकि बिजली का काम प्लम्बर नहीं करता। तो ये हुआ क्रॉस। दोस्तों की मदद करना ज़रूरी है। जी बेटा, बिल्कुल हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए ताकि बुरे वक्त में जब हम पर मुसीबत आए तो वो भी हमारी मदद करें। तो इसका आंसर है दुरुस्त। अब बेटा, ये कुछ तीसरा क्वेश्चन है तस्वीर के नीचे पेशे का नाम लिखना है। पेशा क्या होता है कि ये जो इनका काम है उसको पेशा कहते हैं। अब ये देखें, ये इसने अपने आगे मशीन रखी हुई है तो ये कपड़े सिलाई करता है। तो कपड़े कौन सिलाई करता है? दर्जी। जी बेटा, तो इसने ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ठीक है, डॉक्टर वाला। तो फिर ये क्या है? डॉक्टर। जी, तो ये घर बना रहा है तो ये कौन हुआ? ममार। कौन हुआ? ममार। उम्मीद करती हूँ आप लेक्चर्स याद करते होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने 12वां बाब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है। आज हम लोग नया बाब 13वां बाब शुरू करेंगे, बदलती दुनिया। जी बेटा, तो ये है आप लोगों का बाब 13वां, बदलती दुनिया। मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि बदलती दुनिया में इसमें हम चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। जी बेटा, इसमें ये पढ़ेंगे कि पहले दौर में, कदीम दौर में, कदीम क्या होता है? पुराना ज़माना, उसमें लोग कैसे रहते थे और अब जदीद दौर में, मतलब जो आजकल का दौर है, इसमें लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे सफ़र करते हैं, क्या खाते पीते हैं। इस चैप्टर में हम इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आज हम इसके पहले 2 सवाल करेंगे। जी बेटा, आप लोगों का सवाल नंबर 1 है कदीम दौर में लोग कैसे घरों में रहते थे। मैंने आपको बताया कदीम क्या होता है? पुराना ज़माना। जिसका जवाब है कदीम ज़माने के लोग गारों या झोंपड़ियों में रहते थे। जी बेटा, गार क्या होती है? ये पत्थर का बना हुआ एक घर होता है, उसमें लोग रहते थे। और झोंपड़ियाँ क्या होती हैं? वो लोग खुद लकड़ियों से घर बनाते थे तो उस घरों में वो लोग रहते थे। सवाल नंबर 2 है
जदीद ज़राए आमदोरफ्त की 4 मिसालें दें। ज़राए आमदोरफ्त क्या होता है जी बेटा? ऐसे ज़रिए जिसमें हम लोग सफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसको हम लोग ज़राए आमदोरफ्त कहते हैं। अब जदीद का मतलब है नया दौर के, नए दौर में इस्तेमाल होने वाले ज़राए आमदोरफ्त कौन कौन से हैं जी बेटा? तो वो उन्होंने 4 मिसालें दी हैं। कौन कौन सी है? बस, रेलगाड़ी, बहरी जहाज़, हवाई जहाज़। बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ में क्या फ़र्क है? हवाई जहाज़ जो आसमान पर उड़ता है और बहरी जहाज़ जो पानी में चलता है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी और आप लोग साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने याद भी किए होंगे। आज करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब अर्थ रिसोर्सेज। ज़मीन में पाए जाने वाले ज़राए के बारे में बताएं जी बेटा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 59 पे, अर्थ रिसोर्सेज। द नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स मैनी नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अस, दे आर फाउंड इन और ऑन द अर्थ। वो कह रहे हैं जो हमारी कुदरती माहौल है वो हमें बहुत ज़्यादा कुदरती ज़राए फराहम करते हैं। ये ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। वाटर, एयर, सॉइल, कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, मिनरल्स, ट्रीज ETC आर नेचर रिसोर्सेज। जी बेटा, पानी, हवा, मिट्टी, कुदरती गैस, मिनरल्स, दरख्त, ये सारे क्या हैं? कुदरती ज़राए हैं। अब हम लोग इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस वाटर। Almost all living things need water to stay alive. People use water for drinking, cooking and cleaning, water the plants etc. वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो जानदार हैं वो क्या करते हैं? वो पानी उनके लिए ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं? पानी को इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर की सफाई के लिए और पौधों को पानी देने के लिए। इन डैम्स रनिंग वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जी बेटा, वो कह रहे हैं डैम्स में जो बहता पानी है वो बिजली को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज एयर। लिविंग थिंग्स यूज एयर ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जानदार हवा की ज़रूरत होती है सांस के लिए। प्लांट यूज एयर कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए। विंड मिल्स यूज मूविंग एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जी बेटा, विंड मिल्स क्या करते हैं? उनको हवा की ज़रूरत होती है बिजली बनाने के लिए। नेक्स्ट है बेटा सोयल, मतलब मिट्टी। पीपल यूज सोयल टू ग्रो प्लांट्स। लोग मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं पौधे उगाने के लिए। सोयल प्रोवाइड्स नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ। जी तो बेटा, मिट्टी क्या करती है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देती है प्लांट्स को उगने के लिए। अच्छा बेटा, ये जो मैंने कट किया है ना, ये आप लोगों ने नहीं करना इस तरह। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हमने मेन इंट्रोडक्शन में आपको करवा देती हूँ और यही आप लोगों ने याद भी करना है और लिखना भी है। जी बेटा, नेक्स्ट चलते हैं क्रूड ऑयल। पीपल ड्रिल इन टू द अर्थ टू गेट क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। जी बेटा, ड्रिल का मतलब क्या होता है? खोदना, ज़मीन को खोदते हैं ताकि वो क्या कर सकें? ऑयल हासिल कर सकें। और हम लोग ये यूज़ क्यों करते हैं? इट इज़ यूज एज फ्यूल इन व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। जी बेटा, तो ये व्हीकल्स मतलब गाड़ियों में और फैक्ट्रियों में ये जो फ्यूल है ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल गैस, कुदरती गैस। पीपल यूज नेचुरल गैस एज फ्यूल इन हाउसेज, व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। लोग क्या करते हैं? इस गैस को अपने घरों में, गाड़ियों में और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक केमिकल फर्टिलाइजर। जी बेटा, तो ये किमियाई खादें बनाने के लिए, जो पौधों को खादें लगती हैं उनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास कोल, कोयला। कोल इज द चीपेस्ट एनर्जी रिसोर्स। कोल हमारे पास क्या है? बहुत सस्ता एनर्जी का जरिया है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स। जी बेटा, तो ये घरों में, पावर प्लांट्स में और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास मिनरल्स। दीज आर सॉलिड केमिकल प्रेजेंट इन द अर्थ। ये हमारे पास क्या है? सॉलिड फॉर्म में केमिकल्स हैं जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। पीपल डिग द अर्थ टू गेट देम आउट। लोग क्या करते हैं? ज़मीन खोदते हैं ताकि इनको बाहर निकाल सकें, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होते हैं। कोल, मार्बल, क्रोमाइट ETC आर मिनरल्स। कोयला, मार्बल, क्रोमाइट ये क्या है? मिनरल्स हैं। लास्ट वन इज फॉरेस्ट।
जी बेटा, तो फॉरेस्ट क्या है? द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। जी बेटा, ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जो बहुत ज़्यादा दरख्तों से घिरा हुआ होता है या कवर होता है, उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट यानी जंगल। वी गेट, हम क्या हासिल करते हैं इससे? टाइम्बर, फ्रूट, मेडिसिन इटीज। हम लोग और भी बहुत से ज़रिए हैं चीज़ें हासिल करने के, लेकिन हम लोग दरख्त से ऑक्सीजन भी हासिल करते हैं, हम मेडिसिन, फ्रूट्स और टाइम्बर हासिल करते हैं। आज ये आप लोगों ने पहले 4 पॉइंट करने हैं क्रूड ऑयल तक। फर्स्ट हाफ आज करना है, फर्स्ट हाफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और जो लेक्चर्स डेली आते हैं उसको याद भी करते होंगे और लिखते भी होंगे। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन बतानी है हमने और हमने बताना है कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ओके बेटा, ओपन द पेज नंबर 63 एंड द आंसर इज दिस। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट नीड्स अ क्लोज पाथ टू फ्लो। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ए पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो। जी बेटा, वो कह रहे हैं कि एक करंट को गुजरने के लिए एक पाथ की, एक रास्ते की ज़रूरत होती है और जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो एक वो पाथ है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ए सिंपल सर्किट हैज़ 3 बेसिक पार्ट्स। जी बेटा, तो ये है, जी बेटा तो ये हैं उसके 3 कंपोनेंट्स। एनर्जी सोर्स सच एज बैटरी, मतलब कि हम लोगों ने, हमारे पास एक बैटरी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। लोड सच एज बल्ब और अ फैन, मतलब कि हम लोगों ने चलाना किस चीज़ को है, मतलब ऑन किस चीज़ को करना है, किस चीज़ में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है। तीसरा हमारे पास कनेक्टर सच एज वायर्स, मतलब कि ये बैटरी को बल्ब और फैन के साथ जो चीज़ कनेक्ट करेगी वो कनेक्टर कहलाती है और वो क्या है, वायर्स, मतलब के तारे। वायर्स कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस बिटवीन द बैटरी एंड द लोड। जी बेटा, वही बात वो कह रहे हैं कि ये जो वायर है वो क्या करेगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो कराएगी बैटरी से बल्ब में। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are doing well. In the previous lectures we learned some questions of chapter number 8. Today we will learn question number 4, 5 and 6. जी बेटा, question number 4 is write a note on energy transfer in an environment. जी बेटा, हमारे इन्वायरमेंट में, माहौल में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है ये हम लोगों ने एक छोटे से नोट के ज़रिए बताना है। आंसर है एनर्जी ट्रांसफ़र। ग्रीन प्लांट यूज़ सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड। जी बेटा, पौधे क्या करते हैं, वो सनलाइट को, सूरज की रोशनी को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये एनर्जी किधर चली जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी फूड में। प्लांट से फूड में एनर्जी स्टोर हो गई। नेक्स्ट, एनिमल्स एंड प्लांट यूज़ फूड। ये जो फूड है ये अब कौन खाएगा, एनिमल्स और प्लांट उस फूड को यूज़ करेंगे। दे चेंज केमिकल एनर्जी ऑफ फूड टू द काइंड्स ऑफ एनर्जी दे नीड। जी बेटा, तो वो जो एनर्जी सनलाइट से प्लांट्स में, प्लांट से फूड में, फूड से एनिमल में गई, ये अब इसको अपनी ज़रूरत के लिए उसको एनर्जी को चेंज कर लेंगे। इन द एंड हीट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट इन एटमॉस्फेयर। जी बेटा, और एंड पे क्या होगा, हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगी। जी बेटा, तो हमने देखा कि किस तरह जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है इन्वायरमेंट में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक बी इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। जी बेटा, वो कहना है कि हमने ये देखना है कि किस तरह काइनेटिक एनर्जी ट्रक की इंक्रीज़ होती है जबकि हम उसकी स्पीड इंक्रीज बढ़ाएंगे नहीं। We can increase the kinetic energy of a truck by loading some mass on it. जी बेटा, वो कह रहे हैं कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज करेंगे, हम ट्रक के ऊपर कुछ और चीज़ें रख देंगे, कुछ मास रख देंगे। इट इज़ बिकॉज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसी भी चीज़ के मास के ऊपर कि उसका वजन कितना है। तो जब हम वो मास बढ़ाएंगे, वजन बढ़ाएंगे, तो उसकी जो एनर्जी है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। What energy does a skier has at the top of hill and coming down a hill?
स्कायर एट टॉप, ये स्कायर होता है जो स्केटिंग करता है। वो कह रहे हैं कि जब ये किसी भी पहाड़ की चोटी पे जाता है, ऊपर पहुंचता है, तो तब उसकी एनर्जी क्या होती है, और जब वो उस चोटी से नीचे आ रहा होता है, कमिंग डाउन अ हिल, तब उसकी एनर्जी क्या होती है। एट द टॉप ऑफ अ हिल ए स्कायर हैज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, पोजीशन, वो एक जगह पे खड़ा होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल होती है। वाइल कमिंग डाउन, जब वो नीचे आ रहा होता है, ए स्कायर हैज बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज। क्यों, क्योंकि उसकी मोशन, उसमें वो मतलब मूव भी कर रहा है और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, इसलिए उसके पास तब दोनों एनर्जीज होंगी। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी और आप लोग साथ साथ याद भी कर रहे हैं और लिख भी रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ आर फर्टिलाइजर यूजफुल एंड हार्मफुल फॉर अस। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि फर्टिलाइजर्स क्या होता है। जी बेटा, फर्टिलाइजर कहते हैं हम लोग खाद को, ऐसी खादें जो पौधों में इस्तेमाल होती हैं ज़मीन को ज़रखेज़ करने के लिए, पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, वो कहलाते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स ए सब्सटेंस विच एड्स मिनरल्स टू द सोइल इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजर। जी बेटा, ये एक ऐसा मादा, ऐसी चीज़ जो ज़मीन में मिनरल्स का इजाफा करती है, उसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। इट मे बी अ नेचुरल फर्टिलाइजर और अ केमिकल फर्टिलाइजर। जी बेटा, या तो ये कुदरती ही हो सकती है या खुद केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब इंसान की बनाई हुई खुद केमिकल से खाद हो सकती है। अब बेटा, इसके यूज द प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जी बेटा, फर्टिलाइजर का दुरुस्त इस्तेमाल ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाता है। ज़रखेज़ी मतलब कि ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाता है। In the case of excess spreading, some fertilizers are not absorbed by the plant। जी बेटा, अगर हम लोग ज़्यादा खाद पौधों के ऊपर या ज़मीन पे फैला देंगे तो क्या होता है, कुछ फर्टिलाइजर, कुछ खादें जो क्या होती हैं, वो पौधे उसको अपने अंदर जज़ब नहीं करते। These fertilizer may reach into canals and rivers। फिर क्या होता है, जब बारिश आती है या फसलों को पानी लगाया जाता है तो वो जो खाद है वो पानी में बह जाती है, वो दरियाओं और नहरों में पहुंच जाती है। दे पोल्यूट वाटर, पानी को आलूदा कर देगी, गंदा कर देगी। एंड इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एल्जी, और वहाँ पर एल्जी जो कि एक बैक्टीरिया है, उसको क्या करे, उसकी ग्रोथ को बढ़ा देगी। और जो जाहिर सी बात है, जब वो नहरों और दरियाओं में जाएगी तो जो वहाँ पर जानवर, जो भी चीज़ें वहाँ पर रह रही हैं उसके अंदर, उनकी ज़िंदगी के लिए भी नुकसानदाह है। ये सारा क्वेश्चन आपने याद भी करना है और लिखना भी है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class, hope you all are fine. In the previous lectures we have completed our chapter number 8. Today we will start chapter number 9. Let's move to its question number 1. जी बेटा, पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देती हूँ कि चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे क्या। जी बेटा, चैप्टर नंबर 9 है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि एक लाइट का जाना और उसका वापस आना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ने से वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आने लग जाता है और किस तरह वो ऑब्जेक्ट पर लाइट वापस हमारी तरफ आती है। लेट्स रीड इट्स क्वेश्चन नंबर 1। On page number 122, question number 1 is write the difference between transmission and absorption. B part, reflection and refraction. Okay beta, the answer is transmission. When light falls on transparent object, it passes through them, it is called transmission of light। जी बेटा, वो कह रहे हैं कि जब एक लाइट गिरती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके आर पार देखा जा सके, इट पासिस थ्रू देम, तो जब ये उसके अंदर से गुजरती है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास अब्जॉर्प्शन। व्हेन लाइट इज अब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जी बेटा, जब लाइट क्या होती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन। ट्रांसमिशन में पास हो जाएगी, गुजर जाएगी और इसमें क्या होगी, किसी और चीज़ में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। Part B is reflection. The bouncing back of light from a smooth shiny surface is called reflection of light। जी बेटा, लाइट का किसी भी स्मूथ और शाइनी सरफेस से वापस आना रिफ्लेक्शन कहलाता है।
रिफ्रैक्शन, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जी बेटा वो कह रहे हैं कि एक लाइट की डायरेक्शन का चेंज हो जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का वापिस आना। जैसे कि अगर हम लोग मिरर के ऊपर लाइट चलाएं, लाइट लगाएं तो वो लाइट हमारे ही ऊपर वापिस आती है। और रिफ्रैक्शन क्या है कि वो क्या अपना एक रास्ता चेंज कर लेती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है कि हम लोग मिरर के ऊपर हम लाइट मतलब कि करेंगे और वो वापस हमारी तरफ करेगा तो वो होता है रिफ्रैक्शन, मतलब कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, लेसन याद भी करिएगा और लिखिएगा भी। अल्लाह हाफिज़।